साल है 1920 और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी जिसने अपने प्रखर राष्ट्रवादी नेता जैसे लोकमान्य तिलक और गोखले को खो दिया था, अब गांधी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करती है। गांधी अपने लिए समर्थन जुटाने में एक ऐसे आंदोलन का समर्थन करते हैं जिसका दूर दूर तक न तो भारतीय हिंदू, न तो भारतीय मुसलमान और न ही भारत से कोई संबंध था। दरअसल ये समर्थन खिलाफत मूवमेंट के लिए था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चलता है। इस विश्व युद्ध में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य अलाइड फोर्सेस मुख्य तौर पर रूस और ब्रिटेन से हार जाता है। और इंटरेस्टिंगली इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हराने में अरब देश भी ब्रिटेन का साथ देते हैं। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है और उनके खलीफा, जिसे इंग्लिश में कैलिफेट कहते हैं, उनका वर्चस्व जिसे न तो कभी अरब देशों ने माना था और न ही कभी मुगलों ने माना था, खत्म हो जाता है। इसके विरोध में भारत के अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली जोहार खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें वे अंग्रेजों से ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को रोकने और कैलिफेट के पुनर्स्थापित करने की मांग करते हैं। चूंकि अरब देश और तुर्की के लोग खुद ऑटोमन एम्पायर के विघटन के पक्ष में थे, खिलाफत मूवमेंट का असफल होना तय था। और खिलाफत मूवमेंट के असफल होता देख आंदोलनकारी भारत में हर जगह विद्रोह करना चालू कर देते हैं और भारत में ही कैलिफेट स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं। कैलिफेट स्थापित करने के संघर्ष में भारत में कई जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू होता है और चूंकि कैलिफेट में काफिरों के लिए जगह नहीं होता है, इसीलिए जल्द ही ये विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के साथ हिंदुओं के भी विरोध में हो जाती है और कई जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे होने लगते हैं। इसका एक उदाहरण 1921 में केरला के मालाबार क्षेत्र में हुआ मोपला रायट्स है। दंगों में गंभीर अत्याचार शामिल थे, जिनमें हत्याएं हुई, जबरन धर्मांतरण हुआ, जिससे कि हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। ये एक घटना नहीं थी। साल 1920 से 1950 तक भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके इतिहास की चर्चा बहुत कम होती है। इस दौर के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर अपने किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हुए इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए सिविल वॉर के रूप में बताते हैं। इस दौर में कोई भी छोटी से छोटी घटना, जैसे कीर्तन की आवाज, होली का रंग, मस्जिद के बाहर से धार्मिक यात्रा का गुजरना काफी थे बड़े से बड़े दंगे करवाने के लिए। और ऐसे ही घटनाओं की वजह से 1923 में नागपुर में गणपति फेस्टिवल के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 30 सितंबर 1923 के दिन से किसी भी प्रकार के जुलूस यात्रा निकालने पर बैन लगा दिया था। इस बैन ने नागपुर के सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया और करीब 20,000 हिंदू डॉक्टर BS मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण यात्रा निकालते हैं। इसके फलस्वरूप मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और सरकार के बीच में समझौता होता है और हिंदू की यात्रा पर लगे बैन को हटा लिया जाता है। यह पहला मौका था जब हिंदुओं ने अपनी संख्या बल के ताकत को पहचाना था। इसी से प्रेरित होकर सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी कि RSS की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत में हिंदू समाज का उत्थान करना, चरित्र निर्माण करना, जात पात को हटाना और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना था। दोस्तों, RSS की यही विचारधारा बाद में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक दुबे है और जिज्ञासु भारती में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, जिसमें हम आजादी के समय से चल रही घटनाओं को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना होती है, जो कि बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, RSS स्थापना के बाद से भारत में सामाजिक कार्यों में जमकर भाग लेती है और आजादी के वक्त तक एक शक्तिशाली और दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संघ बन जाती है। पार्टीशन के दौरान सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर, जो कि 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के देहांत के बाद RSS सर संचालक बने थे, उनसे राहत कार्यों में मदद मांगते हैं, जिसके बाद RSS ने दंगे रोकने और विभाजन से प्रभावित शरणार्थियों को राहत और पुनर्वसन प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। RSS के इन राहत कार्यों की देश में सराहना हो ही रही थी कि तभी गुरु गोलवलकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर कश्मीर के राजा हरि सिंह से श्रीनगर में मुलाकात किया था और कश्मीर को भारत में विलीन होने के लिए आग्रह किया था। RSS के इन्हीं कामों की वजह से जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि RSS कहीं पॉलिटिकल पार्टी न बन जाए। जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी जाती है, तब इस हत्याकांड में RSS और हिंदू महासभा के शामिल होने की अफवाह के चलते 3 फरवरी को गुरु गोलवलकर और करीब 20,000 RSS के स्वयंसेवी को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके एक दिन बाद 4 फरवरी 1948 को RSS पर पहला बैन लगा दिया जाता है। हालांकि बाद में कोर्ट में नाथूराम गोडसे द्वारा खुद RSS से कोई नाता न रहने का बयान दिया जाता है
और करीब 1.5 साल के बाद 12 जुलाई 1949 को आरएसएस से बैन हटा लिया जाता है और उसके एक दिन बाद 13 जुलाई 1949 को गुरु गोलवलकर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। आजादी के मिलने के वक्त तक एक और शख्स भारत की राजनीति में अपने आवाज बुलंद कर रहे थे और वे शख्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। जब भारत के बंटवारे की बात चल रही थी तब पूरे के पूरे बंगाल को ही ईस्टर्न पाकिस्तान में शामिल किए जाने पर सहमति हो गई थी, लेकिन उसका विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू बहुल इलाके को भारत में ही रखने को कहा और इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही वेस्ट बंगाल को भारत का ही हिस्सा बने रहने के लिए मान जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का राजनीतिक प्रभाव इस तरह का था कि हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के बावजूद नेहरू ने उन्हें अपने अंतरिम गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई शामिल किया था। गांधी जी की हत्या के बाद डॉक्टर मुखर्जी ये चाहते थे कि हिंदू महासभा केवल हिंदू तक ही सीमित न रहे, वरना जनता की सेवा के लिए एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे और इसी मुद्दे पर 23 नवंबर 1948 को हिंदू महासभा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हो जाते हैं। दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1948 के अंत तक ईस्टर्न पाकिस्तान से करीब 15 लाख हिंदुओं और सिखों को भगा दिया गया था। फिर आता है फरवरी 1950 और 10 और 20 तारीख के बीच पुलिस और पाकिस्तानी मिलिटेंट द्वारा मौजूदा वक्त के इंडिया और बांग्लादेशी बॉर्डर पर गैर मुसलमानों पर जमकर अत्याचार होते हैं। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद 2 महीने के अंदर पाकिस्तान से करीब 8,60,000 रेफ्यूजीज भारत में आ जाते हैं। ईस्टर्न पाकिस्तान में शांति बहाल करने के लिए आर्मी को भेजने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन क्लेमेंट एटली जो कि उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो नेहरू को मनाने के लिए लेडी माउंटबेटन को भेजते हैं ताकि नेहरू अपना निर्णय वापस ले ले और होता भी ऐसा ही है। नेहरू सेना के मिशन को स्थगित कर देते हैं और 8 अप्रैल 1950 के दिन नई दिल्ली में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ नेहरू लियाकत पैक्ट साइन कर देते हैं, जिसमें बेसिकली दोनों देश में माइनॉरिटीज की रक्षा करने के लिए समझौता हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनके हिसाब से सेना की कार्रवाई न करना एक कायरतापूर्ण कदम था और पाकिस्तान कभी भी इस समझौते का पालन नहीं करेगा। इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इतने नाराज थे कि उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से 8 अप्रैल 1950 के दिन ही इस्तीफा दे दिया। इसी बीच 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी मृत्यु हो जाती है और उनके करीबी पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भी नेहरू फोर्स करते हैं रिजाइन देने के लिए। अंततः पुरुषोत्तम दास टंडन 8 सितंबर 1951 में कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब कांग्रेस में नेहरू की बात को काटने वाला कोई नहीं था और नेहरूवियन पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज थी और पाकिस्तान और चीन के इश्यूज पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की सरकार में मंत्री पद और हिंदू महासभा से निकलने के बाद एक पार्टी की स्थापना करना चाह रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी बीच कई बार गुरु गोलवलकर से भी मिलते हैं और आरएसएस को ही पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन गुरु गोलवलकर समेत आरएसएस के अन्य लीडर आरएसएस के राजनीति में शामिल होने के खिलाफ थे। वहीं आरएसएस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पार्टी बनाने के पक्ष में थे, क्योंकि जब आरएसएस पर बैन लगाया गया था तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आरएसएस का साथ नहीं दिया था। गुरु गोलवलकर ने इसी समस्या का हल निकाला और कहा कि आरएसएस खुद राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हेल्प करेगी कि वो नई पार्टी बनाए। गुरु गोलवलकर आरएसएस के सबसे कद्दावर स्वयंसेवी जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक इत्यादि को नई पार्टी की बुनियाद बनाने में लगा देते हैं। इस नई पार्टी के कार्य में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि उस वक्त आरएसएस के स्वयंसेवी थे, वे भी पंडित दीनदयाल का साथ देते हैं। 5 मई 1951 को कलकत्ता में डॉक्टर मुखर्जी द्वारा एक नए पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। इस पार्टी को नीचे से ऊपर के क्रम में गठित किया गया था, यानी कि पहले स्टेट यूनिट्स बनी और बाद में नेशनल यूनिट का गठन किया गया। अगले 5 महीने में पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिट्स बनाई जाती है और आखिरकार 21 अक्टूबर 1951 को सारे स्टेट यूनिट्स और अन्य लाइक माइंडेड पार्टीज जैसे कि कश्मीर की प्रजा परिषद और उड़ीसा के स्वाधीन जनसंघ पार्टी के लोग दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या स्कूल में मिलते हैं और भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कर देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। वहीं भाई महावीर और मौली चंद्र शर्मा को पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। भारतीय जनसंघ 8 पॉइंट्स प्रोग्राम को अनाउंस करती है, जिसमें अखंड भारत, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, शरणार्थियों के पुनर्विस्थापन, खेती को बढ़ावा, समान नागरिक अधिकार और बंगाल और बिहार के बाउंड्री के रीएडजस्टमेंट की बात कही गई थी।
दोस्तों, भारतीय जनसंघ की स्थापना से भारत में एक हिंदूवादी राजनीति की शुरुआत हो जाती है। यह पार्टी बाद में 29 साल बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनती है। लेकिन भारतीय जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी बनने का सफर किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इस पार्टी के प्रथम 2 अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों की ही मृत्यु संदेहास्पद तरीके से हो जाती है और पार्टी को इमरजेंसी का भी सामना करना पड़ता है। इन सारी दिलचस्प घटनाओं के बारे में हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में देखेंगे। तो ये हमारे द बीजेपी स्टोरी के पहले एपिसोड का अंत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जो मुझे और रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करेगा। जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।